हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन टेक ट्यूटोरियल 247। दोस्त, आज की क्लास में हम +2 लेवल यानी ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस लिए हैं आज, और 1 बाय 1 करके हम डिबेट करेंगे वहाँ पे, जहाँ पे कंसेप्ट, फैक्ट एंड ट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है कि दे आउट टू बी देयर डैश नाउ। अब सेंटेंस में करने के लिए क्या कर रहा है कि चूज द राइट प्रेपोजिशन, यानी सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन फिल आउट करना है। यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट हो गया, आउट टू ये आपका एक मॉडल है यहाँ पे, और मॉडल जब भी हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो मॉडल के जस्ट बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। उसके बाद हियर, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड नाउ का प्रयोग किया गया है। अब इसमें आपको हम प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज करेंगे। उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। जिस किसी भी सेंटेंस में यदि नाउ का प्रयोग किया गया हो तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इसका हम प्रयोग करेंगे। यानी जहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में नाउ, ये आपका नाउ शब्द जो है एक टाइम शोइंग वर्ड है। जब भी सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का होता है और वो कंटिन्यूअस में जाता है। अब इसमें प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है प्रेपोजिशन में। जैसे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1 नंबर में बाय, उसके बाद बिफोर, उसके बाद देन का मतलब होता है तब, बिफोर का मतलब होता है पहले, और यहाँ पे सेंटेंस में देखिए लास्ट वर्ड दिया हुआ है नाउ का मतलब होता है अब, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। यदि यहाँ पे बिफोर का प्रयोग करते हैं तो बिफोर का मतलब ये आपका प्रेजेंट हो गया, जो इससे पहले है वो आपका पास्ट हो गया, और कमिंग जो है वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम देन का प्रयोग करते हैं तो तब, यानी फ्यूचर के पास जा रहा है यहाँ पे। लेकिन यदि बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपका यानी पास्ट में जा रहा है, यानी पहले, लेकिन प्रेजेंट का सेंस नहीं दे रहा। लेकिन एक बाय एक वर्ड है यहाँ पे जो कि एक प्रेपोजिशन है। बाय नाउ का मतलब होता है यानी अभी, यानी एट द प्रेजेंट टाइम जो मोमेंट चल रहा है कंटिन्यूअस है, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन। यानी जिस समय हम किसी भी टॉपिक पे चर्चा कर रहे होते हैं, चाहे वो टॉपिक हो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय में वो वर्क जो है यानी चल रहा होगा वो। तो जैसे यहाँ पे नाउ का प्रयोग देखें तो इसका मतलब है टाइम आपका कंटिन्यूअस में होगा। और यहाँ पे कह रहा है दे का मतलब वे लोग, आउट टू और शुड दोनों का मतलब एक ही होता है। आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए, और शुड का मतलब भी होता है चाहिए। अब सेंटेंस में जब हम मॉडल का प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, इसके बाद यानी अदर वर्ड देते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में बी का प्रयोग किया गया है, जब ये सेंटेंस में बी का प्रयोग किया गया तो ये आपका पॉसिबिलिटी दिखाता है, यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करता है। अब यहाँ पे सेंटेंस का सेंस ये करता है कि दे आउट टू बी हियर नाउ, यानी उन लोग को अभी यहाँ पे होना चाहिए। इट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम वो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, और उन लोग के द्वारा यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ही वर्ड है जो बाय नाउ का मतलब होता है जस्ट अभी, यानी एक ही प्रीपोजिशन यहाँ पे बाय है जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब है दे आउट टू बी हियर बाय नाउ, यानी उन लोग को अभी यहाँ पे होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोनेस। अब पेट्रोनेस का मतलब क्या होता है? तो पेट्रोनेस का मतलब होता है यानी लेन देन करना, या एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि सपोर्ट करना, किसी भी व्यक्ति को किसी काम में सपोर्ट करना, या लेन देन का काम हो या कोई भी काम हो। पेट्रोनेस का मतलब ये होता है। अब इसमें कहा क्या रहा है सेंटेंस में, करेक्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी ये जो सेंटेंस में ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इस वर्ड का यानी शाइनो वर्ड क्या होगा वो आप चूज कीजिए। देखिए ऑप्शन में एक दिया हुआ डोनेशन, जहाँ पे डोनेशन का मतलब होता है यानी या तो हम चंदा कह सकते हैं या तो दान कह सकते हैं।
उसके बाद है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी उसे कहते हैं वो व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज़ का लाभ उठाता है, वो बेनिफिशियरी कहलाता है। डीलिंग्स, उसके बाद है यहाँ पे डीलिंग्स। डीलिंग्स का मतलब भी होता है यानी लेन देन करना, लेकिन सपोर्ट करना नहीं होता। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना। यदि किसी लेन देन हो, किसी भी काम हो, उसमें यदि हम सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो सपोर्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है इस पेंटागोन वर्ड का शाइनो वर्ड जो है यहाँ पे सपोर्ट वर्ड किया गया है, यूज किया गया है, यानी आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाह, यानी जब हम किसी काम के प्रति हम एक्टिव नहीं रहते हैं, वो लापरवाही होते हैं, या केयर करके हम किसी वर्क को नहीं कर पाते हैं, वो नेग्लिजेंस कहलाता है। अब यहाँ पे कह रहा है चूज करने के लिए, चूज द मोस्ट सुटेबल। अब यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग किया गया है, कहने का मतलब 90% जो वर्ड इसमें सुटेबल होगा उसी का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेग्लिजेंस से रिलेटेड वर्ड नहीं होगा, होगा और वर्ड होगा, वो भी सुटेबल होगा, लेकिन उससे जब जो ज़्यादा प्रेफर होगा उसका हम प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। यहाँ पे अंटो वर्ड करना, पहले हम क्या किए थे? साइनो वर्ड का प्रयोग किए थे, साइनो वर्ड चूज किए थे। अब यहाँ पे अंटो, अंटो का मतलब होता है अपोजिट, यानी जो वर्ड यहाँ पे आपको प्रयोग किया गया है यानी नेग्लिजेंस वर्ड, इसका मतलब लापरवाही होता है। यानी आपको ऐसी वर्ड खोजना है जिसका मतलब क्या हो जाए, या तो सतर्कता हो जाए या केयर हो जाए। पहला वर्ड दिया हुआ है इंट्रीगेटी। इंट्रीगेटी का मतलब होता है यानी ईमानदारी। उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे ऑनेस्टी, इसका भी मतलब होता है ईमानदारी। उसके बाद है पंचुअलिटी, इसका भी मतलब होता है समय की पाबंदी, यानी किसी वर्क के प्रति हम पाबंदी हम मेंटेन करते हैं, वो भी यूज होगा यहाँ पे। लेकिन एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे मेटिकुलसनेस, इसका मतलब होता है यानी सतर्कता। यानी आपके सेंटेंस में यहाँ पे क्या है? पहला वर्ड है यहाँ पे यानी लापरवाही, जिसका यानी अपोजिट यहाँ पे वर्ड है सतर्कता, जो यहाँ पे बी में दिया गया है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आर्टिकल आपका दो होता है, एक डेफिनिट होता है, दूसरा इंडेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब होता है वैसा आर्टिकल, वैसा नाउन जिसे हम क्या करते हैं? डेफिनिट करने का प्रयास करते हैं, यानी उसे निश्चित करने का प्रयास करते हैं, वो आपका डेफिनिट होता है। लेकिन यदि किसी भी नाउन को हम इंडेफिनिट करना चाहते हैं, अनिश्चित करना चाहते हैं, या उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होता, वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक ए में हम एन भी देखते हैं और ए में हम ए भी देखते हैं। ए को हम ए भी बोलते हैं, ए को हम अ भी बोलते हैं, एन को एन भी बोलते हैं और एन को अन भी बोलते हैं। यानी ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ज़्यादातर हम रीडिंग में करते हैं तो वहाँ पे हम एन नहीं बोलते हैं, यानी एन हम 10% बोल सकते हैं, अन का प्रयोग हम 90% हम कर सकते हैं। उसके बाद उसी प्रकार ए है, ए का प्रयोग हम 10% कर सकते हैं रीडिंग में, और अ का प्रयोग हम 90% कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात है इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे नाउन होनी चाहिए। यदि नाउन सेंटेंस में है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वो नाउन आपका एससीएन में होना चाहिए, इट मीन्स सिंगुलर कंटेबल नाउन। नाउन आपका कंटेबल होना चाहिए, गणनीय होना चाहिए, तब हम उसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यानी साउंड आपका कॉन्सोनेंट होगा, वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे वोकल साउंड होगा यानी वोकल साउंड होगा, वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। एट फर्स्ट वहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में नाउन होने चाहिए। यदि सेंटेंस में नाउन है तब देखेंगे कि नाउन आपका कंटेबल है या अनकंटेबल, यानी गणनीय है या अनगणनीय है। यानी गणनीय है तो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कंट्री, यहाँ पे कंट्री शब्द यहाँ पे नाउन है, कंट्रीज नहीं लिखा हुआ है, मात्र कंट्री लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नाउन जो है आपका यानी एससीएन में
सिंगुलर कंटेबल नाउन है, और उससे पहले एक वर्ड यूज किया गया है जो कि लार्ज, जो कि एक एडजेक्टिव है। अब उससे पहले यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पहले सेंटेंस समझ लेते क्या कहता है। तो इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, यानी भारत जो है एक विशाल यानी बड़ा कंट्री है, देश है। अब यहाँ पे कंट्री सब नाउन है, तो इसके लिए आर्टिकल का तो प्रयोग हम करेंगे ही। अब यहाँ पे लार्ज वर्ड लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे उससे नज़दीक वाले वर्ड जो भी होगा उसी का वो साउंड लेगा, यानी आर्टिकल साउंड के अनुसार यूज किया जाता है, लेकिन काम करता है वो यानी नाउन के लिए है। तो आर्टिकल का प्रयोग हम ये कंट्री के लिए करेंगे, ना कि लार्ज के लिए। लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंट्री के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल अ का प्रयोग होगा, और अ जो है यहाँ पे यानी लार्ज वर्ड जो है यानी कॉन्सोनेंट साउंड ले रहा है। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी शब्द का साउंड चेक करने के लिए वहाँ पे हम पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी बोलेंगे पूरे शब्द को। यानी लार्ज है तो लार्ज बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो लार्ज में ल है यहाँ पे, जहाँ पे आपके यहाँ वोकल कॉर्ड यहाँ थॉट से उत्पन्न होता है ये साउंड, और इससे रिलेटेड या जब भी साउंड उत्पन्न होता है, यदि डायरेक्ट मुंह से बाहर निकल जाए साउंड, किसी भी पार्ट में टच न करे या लिप्स, टीथ, टंग, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो भी हो, डायरेक्ट यदि साउंड यदि प्रोड्यूस हो जाता है विदाउट एफर्ट का, वो आपका वोकल साउंड ही होता है। वैसे भी आपका वोकल जो होता है वो फ्री होता है, वो किसी भी अदर साउंड का यानी अदर लेटर पे डिपेंड नहीं होता है, ना ही अदर साउंड पे डिपेंड होता है, वो खुद सफिशिएंट है। इसलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लार्ज की बात कर रहे थे, ल देख रहे टंग यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब है ये आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है द का प्रयोग, यानी किसी इंडिया को हम डेफिनेट करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे। और एन का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी आंसर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे ही डैश रीडिंग, करे चूज द करेक्ट टेंस। टेंस इट मीन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V1, V2, V3, V4 एंड V5 का प्रयोग करना है इसमें, यानी इसी से संबंधित जो भी होगा, यानी यहाँ पे टेंस यानी वर्ब को हम यूज करेंगे, वर्ब का फॉर्म। जब V1 की बात करते हैं तो V1 आपका प्रेजेंट में होता है, प्लूरल में होता है। V2 आपका पास्ट में होता है। V3 और V4 से टेंस का पहचान नहीं होता है। यदि V3 की बात करें, ये V3 ये बताता है कि किसी भी वर्क का परफेक्टली, यानी वही कोई काम जो है परफेक्ट हो चुका है, इतना ही सेंस देता है। साथ ही साथ V4 का प्रयोग जहाँ पे करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वर्क जो है कंटिन्यूस चल रहा है, या तो प्रेजेंट की बात होगा तो चल रहा है, पास्ट के होगा तो चल रहा था, फ्यूचर के होगा तो चल रहा होगा, ऐसा सेंस बताता है। सिर्फ एक कंटिन्यूस टाइम की बात बताता है, दूसरा यहाँ पे यानी परफेक्ट टाइम की बात बताता है, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं बताता है कि टेंस कौन सा है। टेंस बताता है आपको V1, V2 और V5 बताता है। अब यहाँ पे यूज करना है, देखिए यहाँ पे V4 का प्रयोग किया गया है, यानी रीड में रीडिंग किया गया है। रीड एक वर्ब है जिसमें ING लगाया गया है। अब यहाँ पे या तो इस जगह हम इज का प्रयोग कर सकते हैं, तो होगा ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। यदि इस जगह पे हम वॉज का प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। साथ ही साथ कहेंगे विल बी का प्रयोग करेंगे तो फ्यूचर टेंस में जाएगा, वह पढ़ रहा होगा इस सेंस में, क्योंकि जब भी मॉडल का प्रयोग करते हैं तो मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, इसमें से यूज करेंगे। या दूसरा एक चीज़ और है अदर, ये रीडिंग वर्ड जो है आपका V1 प्लस ING यानी जीरेंट भी होता है, और जीरेंट का प्रयोग हम एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट भी करते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो ये आपका जीरेंट हो ही सकता है, जीरेंट भी हो सकता है। यदि जीरेंट है तो यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये जीरेंट नहीं है, यदि V4 किसी भी टाइम का कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे या तो इज का प्रयोग करेंगे, या तो वाज का प्रयोग करेंगे, या तो विल बी का प्रयोग करेंगे, यही तीनों प्रयोग होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो कुछ अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, तब वहाँ पे या तो V1 का प्रयोग करेंगे या तो V5 का प्रयोग। अब V1 का प्रयोग इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है, लेकिन V1 जो होता है आपका ये प्लूरल वर्ब होता है, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम, तो ये भी आपका कट गया, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद V5 है, V5 में यदि प्रेजेंट की बात करें तो इज का प्रयोग करेंगे,
यानी ये बीइंग वर्ड होगा तब, कुछ होने की बात बताएगा तो इज का प्रयोग करेंगे, कुछ करने की बात बताएगा तो वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों वर्ड का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन में पहला में दिया हुआ कि लव्स, यानी LOV लव, ये आपका V1 है जो कि प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे S लगाया हुआ है तो ये आपका सिंगुलर में है। ठीक है, दूसरा इज लविंग, इज भी लगाया है, लविंग भी लगाया है, यहाँ लगा हुआ है, यानी V4 है। इसके बाद प्लस तुरंत हम V4 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी V4 यहाँ पे क्या हो गया, या तो आप मेन वर्ब रख दीजिए यहाँ पे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब रखिए यहाँ पे। यदि इज रहता सिर्फ तो आपका ये सही होता है, इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद हैड लव की बात कर रहा है, यानी हैड लव, जब हैड का प्रयोग किए हैं, यानी एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, इसी स्थान पे हम सब्जेक्ट प्लस हैड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे V2 प्लस अदर वर्ड है और यहाँ पे हैड प्लस लव की बात कर रहा है, यानी हैड प्लस V1 का प्रयोग कर रहा है और ये कंटिन्यूस फॉर्म बता रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे, जबकि कोई भी हम डेली वर्क करते हैं, रूटीन वाइज करते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब यहाँ पे रीडिंग की बात बोल रहा है, पढ़ाई की बात कर रहा है, ये हो सकता है कि डे बाय डे ये रूटीन होगा। यदि डे बाय डे रूटीन होगा तो आपका ये लव शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे लव शब्द का जब भी प्रयोग करेंगे तो ये आपका जीरंड हो जाएगा, और जीरंड का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको नाउन की आवश्यकता होती है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन नहीं है हाई सेंटेंस में तो वहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है या तो 2 + V1 इन्फिनेटिव होगा, वो भी आपका सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, या V1 + ING यानी जीरंड, वो भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कहते हैं स्विमिंग इज एन आर्ट, यानी तैरना एक कला है, तो स्विमिंग इज इससे पहले सब्जेक्ट है, यानी स्विमिंग आपका सब्जेक्ट हो गया। जैसे कहते हैं कि शी लाइक्स डांसिंग, वह डांस करना पसंद करती है। अब देखिए यहाँ पे लाइक शब्द का प्रयोग किए, यहाँ पे डांस का प्रयोग किए, ये आपका इन्फिनेटिव यानी V1 + ING आपका इन्फिनेटिव हो गया, और यहाँ पे लाइक शब्द का मतलब होता है पसंद करना। अब उसी प्रकार यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया गया है कि ही लव्स रीडिंग, वह पढ़ना पसंद करता है। इट मीन्स सेंटेंस में आपका ए नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ही हैड रिटन अ लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब जब ये आप वॉइस की बात करते हैं तो याद रखिए वॉइस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होता है, इसी को वॉइस कहते हैं। यानी सेंटेंस में पहले आपको V3 देखना है। यदि ट्रिक की बात करें तो पहले आप V3 खोज कीजिए। यदि ऑप्शन में 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है तो आप इससे भी काट सकते हैं ऑप्शन को। यदि मैनेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ट्रिक का प्रयोग कीजिए, सबसे पहले V3 खोजिए। जैसे कि आप ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे V3 रिटेन, यहाँ पे V3 का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है ये सेंटेंस आपका सही हो। V3 यहाँ भी प्रयोग किया गया है, ये भी हो। यहाँ पे देखिए V2 का प्रयोग किया गया है, कट गया। एंड नन ऑफ दिस की बात तो तब होगा जब फर्स्ट A एंड B आपका करेक्ट नहीं होगा तब। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड को करेक्ट देख लेते हैं, कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद V3 से पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे, तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले सेंटेंस आपका किस टेंस में। तो हैड प्लस V3 की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट की बात है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पेसिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, यही होता है, यानी हैड प्लस बीन। अब आपको 3 चीज़ यहाँ पे देखना है। V3 तो आप सर्च कर चुके हैं, उसके पहले आप बीन खोजिए, बीन होना चाहिए। देखिए बीन कहाँ पे, सेंटेंस फर्स्ट में बीन है, सेकंड में नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कट गया। उसके बाद हैड है, हैड खोजिए, इसमें वाज है, यहाँ पे हैड है, तो ये नहीं कहने का मतलब 2 दृष्टि, ये भी कट गया यहाँ पे। अब पूरा यहाँ पे मर्ज कीजिए, आप स्ट्रक्चर से देखिए, स्ट्रक्चर पे बेस्ट यानी बैठा करके देख लेते हैं यहाँ पे अरेंज करके। तो सबसे पहले जब हम वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस में
जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका मेनली क्या हो जाता है, पेशी में चेंज होने के बाद वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो सेंटेंस में एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो, या V1 का प्रयोग करें, V2 का प्रयोग करें, V3 का प्रयोग करें, V4 या V5 का प्रयोग करें, कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपका चेंज हो जाता है V3 में। V3 के बाद प्लस जो है, यदि कोई एजेंट सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे ही एक एजेंट यहाँ पे यूज किया गया है, यदि एजेंट है तो उस एजेंट के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं प्लस। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा वो, यानी एजेंट है तो यहाँ पे एजेंट को हम रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे एजेंट लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद जो V3 का प्रयोग किए गए, याद कीजिए रखिए, यानी V3 या V4 सेंटेंस में कहीं भी आता है तो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा ही नहीं, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब ये V3 आ गया है तो इससे पहले हम अरेंज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है कि सेंटेंस का टेंस क्या है, किस काल में टेंस है, तो उस पर निर्भर करता है। तो ये आपका एप्रोप्रिएट होगा, अगली वर्ब यहाँ पे वो चेंज होते रहता है, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे आप एक इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे तो लेटर है, और लेटर से पहले पे आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए प्रयोग किया गया, तो ये साथ ही आएगा। तो सबसे पहले होगा अ लेटर, तो सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद देखिए हैड है, तो हम क्या किए हैं यहाँ पे, तो हैड प्लस बीन का प्रयोग किए, तो खोजिए यहाँ पे हैड प्लस बीन होना चाहिए, तो हैड प्लस बीन इसमें है, यहाँ पे वाज है तो ये सेंटेंस तो रॉन्ग है, हैड प्लस बीन हो गया। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्म V1, V2, V3, V4 एंड V5 दिया हुआ तो वो आपको फिफ्थ फॉर्म में यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिटेन थर्ड फॉर्म में दिया हुआ। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, बिकॉज क्योंकि एजेंट को भी शो करना है, तो एजेंट यहाँ पे ही है ना, तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, ये आपको सब्जेक्टिव केस में है। इसे जब हम प्लेस चेंज करेंगे तो इसका रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो ये आपका ही है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अ लेटर हैड रिटेन बाय हर। अब देखिए यहाँ पे ही है, यहाँ पे हर लिखा गया है। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। यदि इस जगह पे यदि हिम का प्रयोग होता तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता। सेकेंड सेंटेंस है अ लेटर वाज रिटेन बाय हिम, हिम तो है लेकिन यहाँ पे हैड प्लस बीन का प्रयोग होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट होता। यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी सेंटेंस आपका यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। यदि ऐसा होता अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम, तो सेंटेंस आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है यानी दुविधा, यानी बाधा उत्पन्न हो जाना या रुक जाना, बंद हो जाना। अब क्या कर चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी कहने का मतलब ये आपका फ्रेज यूज किया गया सेंटेंस में, यानी आपको एक फ्रेज भी पूछता है तो फ्रेज यूज किया गया है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। वेरी क्लियर का मतलब होता है पूरा नीट एंड क्लीन, यानी अलग थलग होना, यानी क्लियर होना। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, पता करना। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, और कट शॉर्ट का मतलब भी होता है रुकना ही। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस फ्रेज में, यानी जो फ्रेज आपका दिया हुआ कट शॉर्ट, इसका जो वर्ड जो एक्चुअली मीनिंग जो होगा ये आपका स्टॉप होगा, यानी ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिरियन केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है वुल्फ जहाँ पे रहता है, निवास स्थान होता है, उसी को वुल्फ कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में क्या रहा है करने के लिए वो पहले देख लेते हैं। कहते चूज द करेक्ट फिगर ऑफ ए स्पीच, फिगर ऑफ ए स्पीच। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, एक सिमिली दिया हुआ है, मेटाफर दिया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन दिया हुआ है, इपिग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में आखिर क्या कह रहा है ये। जब सिमिली की बात करते हैं तो सिमिली में इसका एक ट्रिक देखिए, यदि सेंटेंस में आपका एज का प्रयोग किया गया है या लाइक का प्रयोग किया गया है या
शो का प्रयोग किया गया, ये 3 वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो डेफिनेट है कि ये सेंटेंस आपका सिमिली होगा। ये आप ट्रिक से सेंटेंस को आप छांट सकते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या सेंटेंस में एज, लाइक और सो का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिमिली का मतलब ही होता है कि किसी भी सेंटेंस में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है और 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो है एक दूसरे से क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे लाइक शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो जब लाइक शब्द दिया हो तो ट्रिक से आप फॉलो कर सकते हैं, कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस जो दिया हुआ तो इसका फिगर ऑफ स्पीच जो होगा ये आपका सिमिली ही होगा, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु इज पुअर, ही इज इंटेलिजेंट। मधु गरीब है, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है जो कि ही का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मधु है, यहाँ पे ये दोनों जेंडर में यूज होता है, फेमिनाइन जेंडर में भी होता है और मैस्कुलिन जेंडर में भी होता है। यदि आप इसे फेमिनाइन जेंडर की तरह यदि यूज करते हैं तो यहाँ पे सी होना चाहिए था, लेकिन यदि मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पे ही आपका परफेक्ट है। अब कह रहा है मधु इज पुअर, मधु गरीब है, ही इज इंटेलिजेंट। अब सेंटेंस में क्या होता है, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, यानी कहने का मतलब कोई गरीब होना नहीं चाहता है, बट यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, यानी गरीब है, मधु गरीब है, ये निगेटिव वर्ड है। लेकिन पॉजिटिव वर्ड है कि ये क्या है, इंटेलिजेंट है, तेज होना, ये तो अच्छी बात है। तो जब सेंटेंस में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस दिखाए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जो कि होता है बट, क्योंकि बट का मतलब होता है लेकिन, यानी लेकिन तब लगता है किसी सेंटेंस में जबकि अपोजिशन होता है तब। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस का अपोजिशन वर्ड दिया हुआ है कि यानी वी है, यानी पुअर है। एक निगेटिव वर्ड है कि जो कि पुअर है, दूसरा क्या है यहाँ पे इंटेलिजेंट है, यानी 2 क्वालिटी यहाँ पे दिखा रहा है, एक निगेटिव दिखा रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, सेंटेंस में बट से कनेक्ट कर देंगे। बट एक क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं मधु इज पुअर एंड इंटेलिजेंट, यानी एंड का प्रयोग किए तो एंड का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों समान स्थिति में होता है। ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो समान स्थिति में तो है ही नहीं, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा ही नहीं। सेकेंड है मधु इज पुअर बट इंटेलिजेंट, मधु पुअर है लेकिन तेज है, तो यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे बट से कनेक्ट किया गया है, यानी 2 एडजेक्टिव को, ये पुअर शब्द भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी 2 क्वालिटी को, दोनों गुण को क्या किया है, यानी शामिल किया गया है, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। जब ऐसा हो, पॉजिटिव निगेटिव हो, तो उसे हम बट से हम कनेक्ट कर देंगे, यानी 2 सेंटेंस को क्या करना था, कॉम्बिनेशन करना था, हमें जोड़ना था कि मधु इज पुअर एक सेंटेंस हुआ, ही इज इंटेलिजेंट। लेकिन यदि मर्ज तो कर दिए, लेकिन इस जगह पे मधु को यदि हम ये जो ही शब्द है, यदि इस जगह पे यदि सी का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस ये भी सही नहीं होगा, ये भी आपका यानी रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि जब ये मधु शब्द यहाँ पे लिखा गया है, यदि इसे फेमिनाइन जेंडर की तरह हम ट्रीट करते हैं और ये तो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी अदर पर्सन हो जाएगा, यानी ही कोई और है, सी कोई और है, यानी 2 गुण है, अलग अलग व्यक्ति के लिए होगा तो अलग अलग हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। इस स्थिति में ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। कारण मधु इज पुअर सो इंटेलिजेंट, मधु गरीब है इसीलिए तेज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, यानी नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में आपको वर्ड दिया गया है जिसमें करेक्ट वर्ड जो है उसे चूज कीजिए। लेकिन सबसे पहले ये याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस का स्पेलिंग चेक करना है तो पहले एक नज़र में उसे पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसनीय होता है, प्रशंसा करना होता है, तो पहले आप लिख लीजिए उसे। यदि आप लिखते नहीं सेंटेंस यानी ऑप्शन आप चूज करते हैं तो वहाँ पे आप यानी दुविधा में पड़ सकते हैं और आपका गलत हो सकता है, इसलिए हम पहले हम लिख लेते हैं। अप्रिशिएट, अब इसे हम लिख लिए एट फर्स्ट टाइम और इसी को हम मैच करेंगे
APPRECIATA। देखिए यहाँ पे APPRECIATA, यानी ये लिख दिए। इसका मतलब ये हम 99% हम कंफर्म है कि ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है यानी मैच कर गया जो कुछ हम लिखे हैं। इट मीन्स है हमें जो याद है वही चीज़ लिखे हैं, इसका मतलब ये सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं APPRECOIT। एप्रिसिएट होता है, सीओट नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। कह रहा है अप्रोसिएट नहीं होता है, एप्रिसिएट होता है, प्रशंसा, यानी ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नन ऑफ दिस नहीं, ए नंबर क्वेश्चन आप, ए नंबर जो है ऑप्शन आपका, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राजू डैश, यहाँ पे जी जो होगा आपका स्मॉल होगा। कह रहा है राजू डैश गोइंग टू चेन्नई नाउ। अब देखिए सेंटेंस में फिर नाउ शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, तो सेंटेंस में जब भी आपका नाउ शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस ही होगा, ये तो डेफिनेट है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एक एम है, आर है, इज है और वाज दिया हुआ है। जब नाउ की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट नाउ मतलब अब की पल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वाज तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे ही नहीं। राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ आर का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो कि इज है और इसी का प्रयोग करेंगे, तो होगा राजू इज गोइंग टू चेन्नई नाउ। राजू अब चेन्नई जा रहा है। यानी इस प्रकार से हम ऑप्शन से भी सेंटेंस को हम छांट सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेबिट। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कर्ज ले लेता है और कर्ज लेने के बाद वो उस स्थिति में नहीं रहता है जिसे वो पे कर पाए, इस स्थिति में उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? या तो बोलचाल की भाषा में ये भी बोलते हैं या निगेटिव वर्ड भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंटेंस में देखते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन में आपको इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब वैसे होता है धोखेबाज भी होता है, यानी कहने का मतलब जिस बात से बोल करके वो हमसे रकम लिया उस बात पे अडिग नहीं रहा, इसीलिए उसको हम धोखेबाज भी बोलते हैं। चलिए, हो सकता है ये होगा। दूसरा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, ये तो कोई रिलेटेड वर्ड है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी है, इसका मतलब ये होता है ज्योतिष शास्त्र, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद है एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है यानी वैसे यानी किसी भी पॉइजन को यदि यानी किसी भी मेडिसिन के अगेंस्ट में जो वर्क करता है उसे हम एंटीडोट करते हैं यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। एक वर्ड यहीं पे है जिसे हम क्या करते हैं, इंसोलेंट बोलते हैं, यानी वो व्यक्ति जो रकम ले करके यानी वापस चुकाने के योग्य नहीं रह पाते हैं उसे हम इंसोलेंट बोलते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही में बी एट होम, हो सकता है कि वो घर पे होगा। अब सेंटेंस में देखिए एक वर्ड का प्रयोग किया गया बी का, यानी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल का प्रयोग किया गया है, मॉडल के बाद बी का प्रयोग किया है। जब ये बी का प्रयोग होता है इसके बाद या तो नाउन आता है या तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ पे देखिए होम शब्द यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया। कह रहा ही में बी एट होम, हो सकता है कि वो घर पे होगा। आई डू नॉट नो, हम नहीं जानते, या तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं हमें पता नहीं वो घर पे होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस कम्बिनेशन। अब सेंटेंस का कम्बिनेशन करेंगे, मर्ज करेंगे और देखेंगे कौन सा सेंटेंस आपको सूट कर रहा है। ऑप्शन में चलते देखते, कहता आई डू नॉट नो, हम नहीं जानते कि वेदर ही इज एट होम, हमें नहीं पता कि चाहे वो घर पे है या नहीं है, यानी ये सेंटेंस आपका मैच कर रहा है। दूसरा कहता आई नो, मैं जानता हूँ कि इफ़ ही इज़ एट होम, कि यदि वो घर पे है, ये तो मैच ही नहीं करा क्योंकि सेंटेंस में दो वर्ड दिया, सेंटेंस दो है, एक निगेटिव है एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन वर्ड लगा दिया है, ये सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता है। कह रहा आई मे नो, हो सकता है कि मैं जानता हूँ, जब जो जानते हैं तो परफेक्ट होता है ना, इसमें पॉसिबिलिटी की क्या बात है, संभावना व्यक्त करने की क्या बात है। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं तो मे का भी प्रयोग नहीं होगा, यानी ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा आई नो, हमें पता है कि ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है,
ये भी बात सेंटेंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर पे है, बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। या तो बट का प्रयोग नहीं किए, तो दूसरा है कि वेदर का प्रयोग करते हैं कि चाहे वो घर पे होंगे लेकिन हमें पता नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनका है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये नरेशन टॉपिक से लिया गया सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए कर ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, उसने मुझसे कहा कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस, यदि सेंटेंस आपका यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस का पार्ट जो है ये आपका आर भी होता है, और ये सेंटेंस का जो पार्ट है ना ये आपका आर एस होता है, यानी इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा में जो क्लॉज होता है वो आपका आर एस कहलाता है, और इन्वर्टेड कोमास के जो प्रे होता है वो आपका यानी आर भी कहलाता है। तो ये आर भी देखेंगे कौन सा टेंस में, आर भी आपका पास्ट में। सबसे पहले देखिए तो आर भी ये पास्ट में है, और याद रखिए कि यदि आर भी आपका पास्ट में है और आर एस या तो फ्यूचर में है या तो प्रेजेंट में, दो चीज़ याद रखेंगे, यानी ये आर भी आपका पास्ट में है और आर एस यदि आपका या तो फ्यूचर में है या तो प्रेजेंट में। इस स्थिति में यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे सिंपल पास्ट में भेजेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में भेजेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। यदि सेंटेंस में यदि फ्यूचर की बात करें तो सेल है तो शुड का प्रयोग करेंगे, यदि विल है तो वुड का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखते पहला सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, तो ये तो पास्ट में है। दूसरी बात है आई हैव अप्लाइड, यानी हैव प्लस V3 यानी सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ या तो हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हो गया। तो इसे क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो जैसे ये हैव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये चेंज हो जाएगा। और आर एस जो है इसका सब्जेक्ट जो है यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आर भी के फर्स्ट पर्सन आर एस के फर्स्ट पर्सन जो होता है आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब आई जो है यहाँ पे ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब ही का यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा इसका प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, लेकिन ये स्थिति जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रोनाउन यूज होगा। यदि यहाँ पे सिंगुलर में है तो सिंगुलर में होगा, प्लूरल हो तो प्लूरल में होगा। अब इसको चेंज करेंगे तो ही सेड का ही सेड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे जो कि एक मास्टर रूल कहलाता है। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। आज सेंटेंस यदि असर्टिव में है तो सेंटेंस यहाँ तो देख रहे हैं कि सेंटेंस आपका असर्टिव में ही लिखा गया है, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब ऑप्शन से, तो सबसे पहले तो यहाँ पर होगा ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगा तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। दैट आई है तो आई चेंज होगा ही के अनुसार तो ही होगा यहाँ पे। उसके बाद हैव की जगह पास्ट में हैव प्रेजेंट में है तो हैव क्या हो जाएगा, हैव की जगह हैड का प्रयोग करेंगे तो ही हैड अप्लाइड फॉर द जॉब। अब यही चीज ऑप्शन में हम खोजेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ही सेड दैट, तो ही सेड दैट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ही हैड, देखिए यहाँ पे यू हैड लिखा हुआ है, हमें खोजना क्या है, ही हैड खोजना है। तो ही सेड दैट यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद यू का प्रयोग किया गया है तो ये गलत हो गया। सेकेंड है ही सेड दैट ही, अब आई चेंज हो गया फर्स्ट पर क्या कहते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही हो गया, ठीक है। ही हैड अप्लाइड फॉर द जॉब, सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आगे देखेंगे ही सेज, यहाँ पे सेड है पास्ट में, ये प्रेजेंट में लिख दिया है तो यहीं पे ये गलत है। उसके बाद ही सेड SAD सेड दैट ही विल, ही के साथ विल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था,
हैड का प्रयोग होना चाहिए। ये भी आपका गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सी हैव ब्रोकन द ग्लास, चूज द एप्रोप्रिएट एग्रीगेटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी सेंटेंस को फॉलो कीजिए, सेंटेंस का जो यहाँ पे डिमांड है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे एग्रीगेटिव वर्ब को फिल करना है। ये ब्रोकन शब्द यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद हैव का प्रयोग किया गया है। ही, अब हैव का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब V1 का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, उसके बाद ये आपका ब्रोकन शब्द यानी मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस आपका पेसिव में दिख रहा है, सेंटेंस आपका पेसिव में दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम मॉडल का प्रयोग करेंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपको मॉडल दिया हुआ है कैन, मस्ट, नीड और शुड। मॉडल के बाद जस्ट हम V1 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मॉडल रखेंगे, उसके बाद V1। अब इसमें से कौन सा मॉडल यूज होगा? कैन भी है, मस्ट भी है, नीड भी है, शुड भी है। कैन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पावर की बात होता है, कैपेसिटी की बात होता है, एबिलिटी की बात होता है, ये सब सेंस होता है, वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अति आवश्यक हो, बिना वो काम किए हुए यानी बिना उसके काम नहीं चल सकता है, वहाँ पे मस्ट का प्रयोग। जहाँ पे अति आवश्यक हो यानी कहने का मतलब 99% यानी मोस्ट हो जाए, अनिवार्य हो जाए, वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। नीड आपका ये एग्रीगेटिव वर्ब के अंदर, ये मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है, ये सेमी मॉडल है, जहाँ पे 3 सेमी मॉडल होते हैं जिसमें एक नीड का प्रयोग करते हैं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह यूज होता है। जब नीड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं तो इसके साथ हम टू का प्रयोग सदैव नहीं करते हैं। जब हम नीड का प्रयोग हम एज अ मेन वर्ब करते हैं तो यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। तो नीड का मतलब होता है आवश्यक, जरूरत होता है। सेंटेंस अब पढ़ते हैं, सेंटेंस का सेंस देखते हैं। सी डैश हैव प्लस V3, इसका मतलब है कोई न कोई एक्शन ऐसा है कि अपने अंडर लेना पड़ा और उसको करना पड़ा। करा द ग्लास, ग्लास का मतलब शीशा। करा सी डैश, करा सी, यदि कैन का प्रयोग करते थे सी कैन हैव ब्रोकन द ग्लास, क्या जरूरत था। लेकिन जब मस्ट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, यानी सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, उसे ग्लास को तोड़ना पड़ा, यानी इसका मतलब है यहाँ पे कंपल्सन हो गया, मजबूरी हो गया। तो मस्ट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं कि कंपल्सन जहाँ पे होता है यानी अति अनिवार्य होता है, वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, उसे ग्लास को तोड़ना पड़ा। तो ये था आज के सेशन में।